हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। तो मैं आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ और आज से हम स्टार्ट करेंगे परीक्षा धाम, जो कि एमपीजीके के लिए बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है और जिससे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम परीक्षा धाम पूरी डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे हमारी पटवारी के एग्ज़ाम के पहले पहले यह कंप्लीट हो जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है परीक्षा धाम का पहला चैप्टर है हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे। तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को हम 5 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में 5 भाग जो विभाजित किए गए हैं इस बुक के अनुसार, वह है पहला भाग इसमें भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी देखेंगे। फिर प्रशासनिक स्थिति के आधार पर, और इसके बाद राजनीतिक स्थिति के आधार पर, और फिर न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम मध्य प्रदेश के बारे में क्या जानेंगे तो वो आपको बताऊं मैं। तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर मध्य प्रदेश के बारे में हम अक्षांशीय विस्तार मध्य प्रदेश का, पड़ोसी राज्य हमारे मध्य प्रदेश से कौन कौन से लगते हैं वो, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और वर्षा कितनी % वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, किस क्षेत्र में अधिक व किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। साथ ही साथ कितने जिलों से मध्य प्रदेश की कर्क रेखा गुजरती है या कर्क के अलावा भी कोई रेखा गुजरती है तो उसका भी हम जानकारी देखेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित कौन कौन से केंद्रीय बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसी के साथ हम प्रशासनिक स्थिति के अंतर्गत संभाग देखेंगे, जिला देखेंगे, विकासखंड, तहसील और ग्राम पंचायत देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, कितने जिले, कितने विकासखंड, कितनी तहसीलें और कितने ग्राम पंचायत हैं। और राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में देखेंगे कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, किसके लिए वो आरक्षित हैं, किसके लिए अनारक्षित हैं। साथ ही साथ राज्यसभा के बारे में भी इन्हीं संदर्भ में बातें करेंगे और विधानसभा की भी सीटों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ न्यायिक स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हाई कोर्ट और उसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ कहाँ स्थापित की गई हैं और मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ पर है, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति के अंतर्गत खनिज के बारे में हम देखेंगे, कृषि के बारे में हम देखेंगे और अन्य तथ्य के बारे में भी हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश से जुड़े और क्या क्या तथ्य हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश का परिचय। और हम मध्य प्रदेश के परिचय की बात करें तो मध्य प्रदेश का हमारा जो गठन है, मध्य प्रदेश के अगर हम परिचय की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है हमारा वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसका गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य क्षेत्र को मिलाकर के किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है, मध्य प्रदेश का गठन तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। साथ ही साथ पुनर्गठन की अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो वह 1 नवंबर 2000 को हुआ था और इससे छत्तीसगढ़ को क्या किया गया था, अलग किया गया था। अगर मैं आपसे 2000 की बात करूँ तो 2000 में हमारे जो 3 राज्य हैं वह बने थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था और झारखंड से अलग होकर हमारा क्या बना था, साथ ही साथ बिहार से झारखंड अलग हुआ था। इसी के बाद हम बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है प्रशासनिक राजधानी, अगर मध्य प्रदेश की हम प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो वह भोपाल है और संस्कार राजधानी की बात करें हम तो वह जबलपुर है। और आर्थिक व खेल राजधानी हमारी इंदौर है और अभी वर्तमान में ही इसको स्वास्थ्य राजधानी का भी दर्जा प्राप्त हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इंदौर को स्वास्थ्य राजधानी भी कहा जाने लगा है। ऊर्जा राजधानी की हम बात करें तो हमारा सिंगरौली है और सिंगरौली से ही हमारी मानक समय रेखा जो है गुजरती है और यह मध्य प्रदेश का सबसे क्या है, पूर्वी जिला है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो वह हमारी पचमढ़ी है और संगीत राजधानी की बात करें तो वह हमारी मैहर है जो कि सतना जिले के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें समाचार पन्नों से तो आत्मनिर्भर का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। तो आपको याद रखना है कि ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश हमारा पहला राज्य बन चुका है। इसी के साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के उपनाम की तो मध्य प्रदेश के उपनाम की अगर हम बात करते हैं तो हृदय प्रदेश भी इसको कहा जाता है और हृदय प्रदेश की जो उपमा है इसको वह हमारी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है,
जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा है? हृदय प्रदेश कहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें, हीरा स्टेट भी इसको कहा जाता है क्योंकि हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। और वनों का राज्य कहा जाता है क्योंकि वनों का अगर हम प्रतिशत में देखें तो वह हमारे मिजोरम में स्थित है। साथ ही साथ अगर हम वनों की संख्या देखें तो सर्वाधिक वनों की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश वनों की अधिकता के कारण अग्रणी है। तेंदुपत्ता राज्य भी हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। साथ ही साथ वुल्फ स्टेट भी कहा जाता है। भेड़िया राज्य भी हमारे मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है। चीता राज्य भी कहा जाता है। साथ ही साथ टाइगर प्रदेश का दर्जा हम लोग को वापस से प्राप्त हो गया है। अगर हम बात करें नदियों का मायका, तो यहाँ पे ही सर्वाधिक नदी प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश से होकर के ही, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। और मैंने अभी आपको बताया तेंदुपत्ता स्टेट भी कहा जाता है। साथ ही साथ तेंदुआ राज्य भी इसको कहा जाता है। गिद्ध राज्य भी इसको कहा जाता है और राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हैं। नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्थापित हैं, जिसमें से 12 नेशनल पार्क जो है हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। साथ ही साथ घड़ियाल राज्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थापित है, जो कि आपको पता होगा सोन अभ्यारण्य में, चंबल अभ्यारण्य में और केन अभ्यारण्य में हमारे क्या स्थापित हैं? घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मानचित्र की, तो आपको मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश जो है वो चारों ओर से स्थलावृत राज्य है, लैंडलॉक राज्य है। इसकी सीमा किसी भी जलीय सीमा से नहीं लगती है और यह एक प्रकार से स्थल अवरुद्ध राज्य है जो 5 राज्यों से क्या है? घिरा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले की, तो पूर्वी जिला हमारा सिंगरौली है। और अगर हम बात करें उत्तरी जिले की तो हमारा मुरैना है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं दक्षिणी जिले की, उत्तरी जिले के बाद अगर हम बात करेंगे दक्षिणी जिले की, तो वो हमारा आएगा बुरहानपुर। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे पश्चिमी जिले की, तो हमारा अलीराजपुर आएगा। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के अगर हम प्रतीक चिन्हों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का जो हमारा राजकीय पशु है वह है बारहसिंगा। ये भी आपको याद रखना है कि बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और इसका वैज्ञानिक नाम है रुसवर्स दुबाउ सैली। तो ये भी आपको याद रखना है, वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछा जाता है। इसी तरह हम बात करेंगे इसकी प्रजाति कौन सी है, तो बैडरी प्रजाति का यह बारहसिंगा होता है। साथ ही साथ इसका जो यहाँ कहाँ पर किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बहुत मात्रा में पाया जाता है या बहुत सारे बारहसिंगों का संरक्षण किया जाता है, तो वह हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली नेशनल पार्क है, जो कि हमारा मंडला जिले में स्थित है, मंडला और बालाघाट जिले में। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे इसको कब घोषित किया गया था हमारा राजकीय पशु, तो ये भी आपको याद रखना 1981 में। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम बात करें कान्हा किसली की, तो कान्हा किसली में ही भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया था। 2017 में यह शुभंकर जारी किया गया था भूर सिंह नाम से। तो ये भी आपको याद रखना है कि भूर सिंह नाम से कान्हा किसली में 2017 में जो है शुभंकर जारी किया गया। अगर हम बात करें राजकीय वृक्ष की, तो राजकीय वृक्ष हमारा बरगद है। ये भी आपको याद रखना है। राजकीय अगर हम वृक्ष की बात करते हैं तो राजकीय वृक्ष हमारा बरगद है। और बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है वह है हमारा फाइकस वैनगेलिसिस। तो आपको याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है या वनस्पतिक नाम क्या है। साथ ही साथ अगर हम प्रजाति की बात करें तो इसका नाम है प्रजाति फाइकस प्रजाति का है यह बरगद। और इसको जो बहुता मात्रा में पाया जाता है, बहुल क्षेत्र है इसका जो, वह संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे बरगद के वृक्ष पाए जाते हैं। और इसका घोषित वर्ष भी 1981 है। तो आपको याद रखना है हमारा पशु और वृक्ष एक साथ ही क्या किए गए हैं? घोषित किए गए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो पहला बरगद पार्क है, पहला बरगद पार्क जो है हमारा वो इंदौर के बड़गौदा में बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है इंदौर के बड़गौदा में हमारा देश का पहला बरगद पार्क स्थापित किया जाएगा। और हम बात करेंगे राजकीय पुष्प की, तो राजकीय पुष्प की अगर हम बात करें तो हमारा राजकीय पुष्प जो है वह है हमारा सफ़ेद लिली, या इसको सफ़ेद लिली के साथ साथ इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैडिडम। तो आपको याद रखना लिलियम कैडिडम इसका वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है। और इसके अगर हम कुल की बात करें तो लिलियेसी इसका एक कुल है। और जो ये कहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो यह पूरे मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। इसका विस्तार पूरे मध्य प्रदेश में ही प्राप्त होता है। और हम बात करें मध्य प्रदेश की राजकीय फल की, तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल हमारा आम है।
साथ ही साथ आम का अगर हम वैज्ञानिक नाम देखें या वानस्पतिक नाम देखें तो उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो आपको याद रखना है, आम का वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा जाता है, तो मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम है। साथ ही साथ यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियां की अगर हम बात करें तो यह नूरजहाँ है जो अलीराजपुर में प्राप्त होती है। साथ ही साथ सुंदरजा है जो रीवा जिले में प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है, नूरजहाँ बहुत ही फेमस किस्म का आम होता है, जो आम की एक विशेष प्रजाति है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है, रीवा जिले में हमारा आम अनुसंधान केंद्र स्थित है। रीवा जिले के अंतर्गत गोविंदगढ़ आम अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित किया गया है। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी की, तो मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो राजकीय पक्षी हमारा जो है मध्य प्रदेश का वह है दूधराज। दूधराज हमारा राजकीय पक्षी है। साथ ही साथ इसके अगर अन्य नाम की हम बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं, अन्य नाम भी बात करेंगे तो अन्य नाम है इसका पैराडाइज फ्लाई कैचर या शाही बुलबुल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन में पैराडाइज फ्लाई कैचर भी आ सकता है, शाही बुलबुल भी आ सकता है और दूधराज भी आ सकता है। तो आपको कन्फ्यूज होने का कोई मैटर ही नहीं है। और आपके अगर वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो टर्फ सिफोनी पैराडाइस डाइसे इसका नाम है, याद रखना है आपको, टर्फ सिफोनी पैराडाइसे। और यह कहाँ पे पाया जाता है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है, झाबुआ अलीराजपुर साइड में, नीमच वगैरह साइड में। तो आपको ये भी याद रखना है। और अगर हम बात करें सरदारपुर अभ्यारण्य जो है वह हमारा जो यहाँ पे इनका जो और धार में स्थित है सरदारपुर अभ्यारण्य, और सैलाना अभ्यारण्य हमारा रतलाम में स्थित है। यहाँ पे इनका क्या होता है, संरक्षण होता है और यहीं पे ही इनको मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलती है। और ये जो घोषित किया गया था इसका वर्ष भी 1981 था। तो आपको याद रखना है, पक्षी का, वृक्ष का और पशु का, तीनों का ही वर्ष क्या है, 1981 है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे राजकीय खेल की, तो राजकीय खेल हमारा मध्य प्रदेश का मलखम्ब है, ये भी आपको याद रखना है। राजकीय खेल हमारा क्या है, मलखम्ब है। और यह कब घोषित किया गया था, तो घोषित वर्ष 2013 है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो यह मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और विशेषता की अगर हम बात करें इसके, तो मध्य प्रदेश की मलखम्ब अकादमी हमारी उज्जैन में स्थापित है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की मलखम्ब अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। तो आपको याद रखना, मलखम्ब अकादमी हमारी उज्जैन में है। और जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है, ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही स्पेशल पुरस्कार है। प्रभाष जोशी जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखना है आपको, मलखम्ब जो खेलता है उसको दिया जाता है, मलखम्ब के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है। समाचार पन्नों से अगर हम बात करें करेंट अफेयर्स की, तो इसमें लिखा हुआ है समाचार पन्नों से कि टाइयो नो टमेंगो टाइयो नो टमेंगो जापान आम की प्रजाति विश्व में सर्वाधिक महंगी बिकने वाली प्रजाति है। हाल ही में इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि जापान की एक प्रजाति है टाइयो नो टमेंगो, जो कि जापान की प्रजाति है और इसका उत्पादन कहाँ किया जा रहा है भाई, जबलपुर में किया जा रहा है। तो आपको ऐसा है, इसको याद रखना है। अगर हम बात करें करेंट अफेयर्स की एक और बात की, तो ये लिखा है हमारा 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है, मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में भी शामिल किया जा चुका है। और कब किया गया है, तो 2020 में शामिल किया गया है। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली की, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली की अगर हम बात करें तो राजकीय मछली हमारी मध्य प्रदेश की कौन सी है, तो आपको याद रखना है महाशिरा है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भैया, टोरा भी कहते हैं इसको, और इसका नाम है टोर प्यूटी टोरा, ठीक है। और इसकी जो प्रजाति है वह है टोरा या टोर। तो याद रखना टोर। और इसका अच्छा है आपको याद रखने के लिए कि यह कब घोषित की गई थी, तो टोरा से टोरा एक बार कटा तो 11 आएगा। तो 2011 में इसको क्या किया गया था भाई, घोषित किया गया था। और जो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पाई जाती है, नर्मदा नदी के किनारे, खरगोन में और खंडवा जिले में प्राप्त होती है ये। और विशेष क्या है इसके अंतर्गत, तो बड़भा में महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, तो वह हमारा है बड़वाह। अगर हम बात करेंगे इसके साथ ही राजकीय फसल की, तो राजकीय फसल हमारी मध्य प्रदेश की सोयाबीन है, जिसका कुल कौन सा है, लेग्यूमिनेसी इसका एक कुल है। और वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करेंगे इसका, तो ग्लाइसिन मैक्स इसका वानस्पतिक नाम है। अगर हम किस्में की बात करें तो समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, ये इसकी क्या है भाई, किस्में हैं। साथ ही साथ अगर हम प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो मालवा में इसका प्रमुख रूप से उत्पादन देखा जाता है। हम हरियाणा की इसके अतिरिक्त अगर हम देखें
तो इसमें लिखा हुआ है हिरण और मृग में अंतर क्या होता है। तो आपको ये भी याद रखना है हिरण और मृग में क्या अंतर होता है। कई लोग बोलते हैं हिरण और मृग एक ही है, लेकिन हिरण और मृग अलग अलग होते हैं। इसमें मुख्य रूप से अंतर क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हिरण वह है जो अपनी सींगों को हर वर्ष गिरा देता है। हिरण अपने सींग जो होते हैं हिरण के, वह हर वर्ष हिरण गिरा देता है और नए सींग उग जाते हैं उसके। जबकि मृग वह होता है जिसमें सींगें गाय भैंस की तरह आजीवन बने रहते हैं, ये अपनी सींग नहीं गिराता है। तो आपको याद रखना है हिरण क्या है, जो अपनी सींग गिरा देता है वह हिरण है, और मृग क्या है, जो अपनी सींग नहीं गिराता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे अब राजकीय नाट्य क्या है हमारा। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, तो वो भी आपको याद रखना है। राजकीय नाट्य की अगर हम बात करेंगे तो माछ हमारा राजकीय नाट्य है। और क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यह भी हमारा मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में ही प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें मालवीय लोक जीवन पर आधारित नाट्य है। और माछ के प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करें तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश, जो कि बहुत बड़ा नाम है नाट्य माच में, इनका बहुत ही बड़ा नाम है। तो याद रखना है आपको सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा, यह हमारे नाट्य माच से संबंधित हैं। और अगर हम बात करेंगे राजकीय नृत्य की, तो राजकीय नृत्य है हमारा राई। ये भी आपको याद रखना है, जो मुख्य रूप से बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है और बुंदेलखंड में बधाई इत्यादि अवसरों पर किया जाता है। तो आपको याद रखना है ये बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है। और इसके लिए जब ये डांस मतलब नृत्य किया जाता है तो मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। मैंने आपको बताया बधाई वगैरह के अवसरों पर किया जाता है। प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करेंगे तो ज्ञानेश्वरी जो कटनी के हैं, यह राई में राई नृत्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगर हम बात करें कुछ समाचार पन्नों की, तो सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस जिले के राई नृत्य कर्ता को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है किसको, सागर जिले के राम सहाय पांडे को क्या किया गया भैया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और हम बात करेंगे राई की, तो राई में हमने आपको बताया है मृदंग का उपयोग किया जाता है। तो अब हम बात करें मृदंग और ढोलक में अंतर क्या होता है। तो मृदंग और ढोलक में अंतर क्या होता है, तो मृदंग की अगर हम बात करेंगे तो मृदंग होता है, राई नृत्य जो होता है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों जगह प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें जो वाद्य यंत्र की अगर हम बात करेंगे तो एक जगह मृदंग का उपयोग होता है और एक जगह ढोलक का उपयोग होता है। ढोलक का उपयोग अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो मतलब बघेलखंड के क्षेत्र में उधर ढोलक का उपयोग होता है और बुंदेलखंड के क्षेत्र में अधिकतर मृदंग देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये हमारा मृदंग है और यह ढोलक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे राजकीय चिन्ह क्या है मध्य प्रदेश का, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। राजकीय चिन्ह से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजकीय चिन्ह में क्या बना हुआ है, किस किस्म की फसलें हैं। तो ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी फसलों का वर्णन किया गया है, कितनी बालियाँ वगैरह हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, इंपॉर्टेंट है। राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करेंगे तो चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं, मतलब 24 बालियाँ अंकित हैं। ये भी याद रखें, ये आपको जो दिख रही हैं ये 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है, तो ये जो वृत्त दिख रहा है आपको अंदर, ये वाला ये जो सर्कल दिख रहा है ये वृत्त है। साथ ही साथ जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजकीय चिन्ह में जो वृत्त बताया गया है वह काय का प्रतीक है। तो आपको याद रखना है तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राज्य की प्रमुख फसलें, ये क्वेश्चन आता है कि किन फसलों का वर्णन किया गया है राजकीय चिन्ह में, तो गेहूं और धान की बालियों अंकित की गई हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये आजू बाजू जो दी गई हैं ये गेहूं और धान की बालियां अंकित की गई हैं। और केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा अशोक स्तंभ, और इस पर शेर की आकृति बनी हुई है या सिंह की आकृति बनी हुई है। जो राज की वृक्ष है अपना बरगद, उसको पीछे अंकित किया गया है, उसको भी दर्शाया गया है। तो आपको याद रखना है। इसके साथ हम बात करेंगे मध्य प्रदेश गान की, तो मध्य प्रदेश गान हमारा सुख का दाता सबका साथी जो हमारा है वह हमारा क्या है, मध्य प्रदेश गान है। और इसके अगर लेखक की बात करेंगे तो वो है हमारे रचनाकार महेश श्रीवास्तव, जो कि 2011 में 26 जुलाई 2011 को क्या किया गया था, घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है सुख का दाता सबका साथी हमारा क्या है, मध्य प्रदेश ज्ञान है, जो महेश श्रीवास्तव द्वारा रचित है। और इसके संगीतकार की हम बात करेंगे तो उनका नाम है आदेश श्रीवास्तव। याद रखना है आपको, आदेश श्रीवास्तव है और सुनील झा इनके संगीतकार हैं।
और गायक की अगर हम बात करें तो शान शान इसके क्या हैं, प्रमुख गायक हैं। अगर हम बात करेंगे इसके बाद मध्य प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की भौगोलिक स्थिति देखेंगे मध्य प्रदेश की, तो हमारा दूसरा विभाजन जो था वो था भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम देखेंगे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कि मध्य प्रदेश से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है, कौन सी नहीं गुजरती है, कितना विस्तार है, इससे कौन सी समय रेखा गुजरती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सिंगरौली से हमारा एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से समय रेखा गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा, जो कि कितनी होती है 82.5 डिग्री होती है। तो अभी हम इसको देखेंगे और डिटेल से। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। सबसे पहले तो अपन को ये जान लेना जरूरी है कि अक्षांश क्या कहलाता है। तो जो पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी पर जो हमारी क्षैतिज रेखाएं खिंची होती हैं ये हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। साथ ही साथ जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खिंची होती हैं वह हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं हमारी, जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है वह होती है विषुवत। ये भी आपको याद रखना है। यह जब आप बल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत बताया जाएगा। तो हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार की, और प्रत्येक अक्षांश रेखाओं का अपना एक मान होता है। तो अगर हम भारत की बात करेंगे तो आपको याद रखना है भारत हमारा जो होता है वो पृथ्वी हमारी ये है और ये हमारी विषुवत रेखा। तो हम बताएं ये हमारी जो रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, और ये तो हमारा ये जो कहलाएगा नीचे वाला ये कहलाता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाला जो कहलाता है ये कहलाता है हमारा उत्तरी गोलार्ध। और अगर इस रेखा के अंतर्गत हम बात करेंगे, इस रेखा के अंतर्गत हम बात करें तो हमारा ये वाला जो कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला अगर हम बात करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा जो भारत है वो इस तरह स्थित है। तो अपन बोलेंगे भारत हमारा कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारा जो भारत है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है, अवस्थित है। इसी के साथ हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हमारा, जब भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो हमारा मध्य प्रदेश भी कहाँ पे स्थित होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। और अगर अक्षांशीय विस्तार की हम बात करेंगे तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है, और तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक पूर्वी देशांतर के विस्तार है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, तथा 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट तक पूर्वी देशांतर स्थित है। तो मैंने आपको बताया उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पे, और पूर्वी देशांतर क्यों लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई की अगर हम बात करें, उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये वाली लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी है कितनी, 605 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। और अगर ये वाली लंबाई की हम बात करें मध्य प्रदेश की तो ये हमारी 870 किलोमीटर। याद रखना है आपको, 870 किलोमीटर है, और ये हमारी 605 किलोमीटर। इसी के साथ हम बात करेंगे कि पश्चिम से पूर्व में, अगर हम पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें, ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा पूर्व है। तो इसमें जो समय 34 मिनट का समय अंतराल मिलता है सूर्योदय में या सूर्यास्त में, 34 मिनट का समय अंतराल मिलता है। ये भी आपको याद रखना है, 34 मिनट का हमारे अंतर क्या है, समय अंतराल मिलता है। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत कि मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है, तो मैंने आपको भी हाल बताया था कि हमारी जो मानक समय रेखा है वो हमारी 82.5 डिग्री है, जो हमारे भारत की मानक समय रेखा है, और वह एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकटतम शहरों की दूरी, तो आपको याद रखना है 80 डिग्री जो हमारी पूर्वी देशांतर है, जैसे 82 डिग्री तो हमारी सिर्फ सिंगरौली से गुजरती है, तो 80 डिग्री के आसपास से कौन कौन से शहर स्थित हैं 80 डिग्री देशांतर के पास। तो आपको याद रखना है, एक जबलपुर है, फिर पन्ना है, और रीवा है, कटनी है, भोपाल है और इंदौर है। ये सब 80 डिग्री के आसपास हमारे क्या हैं, स्थापित किए गए हैं, जो शहर हैं ये स्थित हैं 80 डिग्री के आसपास। देख सकते हैं अपन 70, 79, 80, 81 इसके आसपास ही क्या है, ये सब स्थित हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसके बाद सबसे उत्तरी जिला, मैंने आपको बताया था मुरैना है हमारा सबसे उत्तरी जिला। सबसे दक्षिणी जिला अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या है, बुरहानपुर है। सबसे पश्चिमी जिला हमारा क्या है, अलीराजपुर है। तो ये हमारा क्या है भैया, उत्तर दक्षिण पूर्व का विस्तार है। और हमारी कर्क रेखा मध्य से गुजरती है हमारे मध्य प्रदेश की। अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमने विस्तार आपको बताया था, तो ये देखिए विस्तार ये है 26 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 21 डिग्री 6 मिनट तक। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 82 डिग्री 48 मिनट से लेकर के 74 डिग्री 9 मिनट तक। तो आपको ये भी याद रखना है।
इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें अपने पड़ोसी राज्य, तो मैं आपको पड़ोसी राज्य आगे बता चुका हूँ कि हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो हमारा एक मध्य प्रदेश जो है लैंडलॉक राज्य है, तो इससे 5 राज्य की सीमा लगती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो आपको ने बताया था राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। और अब इसमें लिखा है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी और उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपको याद रखना है, जो हमारा मध्य प्रदेश होता है वहाँ से ये जो सीमा निकलती है ये ताप्ती नदी की निकलती है। साथ ही साथ अगर उत्तरी सीमा की हम बात करें तो चंबल नदी मुरैना से होकर के श्योपुर, मुरैना, भिंड से होकर के गुजर जाती है। तो इन दोनों नदियों के मध्य में ही हमारा मध्य प्रदेश क्या है, जो है विस्तृत है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम जलवायु की बात करें मध्य प्रदेश की, तो जलवायु की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और वह कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। ये भी आपको याद रखना है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का विस्तार हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। साथ ही साथ मालवा के पठार में मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है, आदर्श जलवायु पाई जाती है। और फाहियान जो था उसने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। ये भी आपको याद रखना है। तो उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आपको सबसे मोस्ट में जो याद रखना है वो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का विस्तार मध्य प्रदेश में मुख्यतः पाया जाता है। और मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ किसने कहा है? तो फाहियान ने मालवा की जलवायु को क्या कहा है? सबसे श्रेष्ठ कहा है। अगर हम वर्षा की बात करें मध्य प्रदेश में, तो हमारे मध्य प्रदेश में औसत वर्षा जो होती है हमारी वो 112 सेंटीमीटर होती है। ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमारा पचमढ़ी है जिसमें 199 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला, तो वह है हमारा गोहद भिंड, जहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है गोहद भिंड में। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपका अगर मध्य प्रदेश सिर्फ एकमात्र रेखा कर्क रेखा गुजरती है। सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं, हमारे भारत से ही एकमात्र रेखा कर्क रेखा गुजरती है, जो 7 राज्यों से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह 14 जिलों से होकर के गुजरती है। तो वह 14 जिले कौन कौन से हैं ये भी हम देखते हैं। तो ये हमारे वो जिले हैं। और हम बात करेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रतलाम से। रतलाम से उज्जैन, उज्जैन से जाएगी शाजापुर, शाजापुर से राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इनसे होकर के हमारी कर्क रेखा जो है गुजरती है। और ये भी आपको याद रखना है, कर्क रेखा को माही नदी हमारी जो होती है वह 2 बार क्या करती है? काटती है। तो माही नदी जो है हमारी वह कर्क रेखा को कितनी बार काटेगी? वह कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कर्क रेखा के जो आसपास शहर स्थित हैं वह कौन कौन से शहर हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से शहर हमारे कर्क रेखा के आसपास स्थित हैं। तो कर्क रेखा के निकट स्थित अगर हम बात करें शहरों में, तो सबसे पहला शहर है सांची, जो कर्क रेखा के बहुत ही नज़दीक स्थित है। और सांची हमारा जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था इसको। तो याद रखना है, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। दूसरे नंबर पे हमारा विदिशा है। तीसरे नंबर पे भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और इंदौर। उज्जैन में क्या स्थित है? महाकाल मंदिर स्थित है, जो कि भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। अगर हम बात करेंगे केंद्रीय बिंदु की, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने केंद्रीय बिंदु स्थित हैं। तो अगर हम बात करेंगे अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु हमारा बरसाली बैतूल में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, अखंड भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी में स्थित है। जो भौगोलिक रूप से मध्य बिंदु बनाया गया है वो मनोहर ग्राम में बनाया गया है, जो कि करौंदी के अंतर्गत कटनी जिले में आता है। और मनोहर गांव का नामकरण जो है, हम अगर बात करें तो राम मनोहर लोहिया जो हमारे हैं उनके नाम पर किया गया है। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो यह भी आप याद रखना है आपको, मंगलनाथ उज्जैन है। और अगर हम बात करेंगे भारत का केंद्र बिंदु, अगर हम बात करें भारत का केंद्र बिंदु क्या है, तो आपको ये भी याद रखना है, भारत के केंद्र बिंदु की हम बात करेंगे तो वो क्या है? हमारा कटनी है ना। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु की अगर हम बात करें तो वो हमारा सागर है। ये भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है? हमारा सागर। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमारे केंद्र बिंदु जहाँ जहाँ स्थित है।
ये हमारा भौगोलिक रूप से स्थित जो केंद्र बिंदु है वो यहाँ पर स्थित है। साथ ही साथ अखंड भारत का केंद्र बिंदु हमने अभी वाला बताया आपको वैशाली में स्थित है। तो ये हम आप देखेंगे प्रशासनिक स्थिति। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, कितने विकासखंड हैं, तहसील, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, कुल ग्राम कितने हैं, ये सब हम देखेंगे इसके अंतर्गत। तो अगर हम प्रशासनिक स्थिति की हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत संभागों की हम बात करें तो 10 संभाग मध्य प्रदेश में हमारे स्थित हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 52 जिले स्थित हैं। और विकास खंड या तहसील का समूह की बात करें तो 313। साथ ही साथ तहसील की अगर हम बात करेंगे तो 428। ग्राम पंचायत की बात करेंगे हम तो 23,922 स्थित हैं। और नगर निगम की बात करेंगे तो 16 नगर निगम हैं। अभी हमारा प्रस्तावित है भिंड वगैरह। अगर नगर पालिका की हम बात करेंगे तो 98 नगर पालिका स्थित हैं। साथ ही साथ कुल ग्राम की बात करेंगे हम तो 54,903 गाँव हमारे मध्य प्रदेश में जो है स्थापित हैं या स्थित हैं। अगर हम बात करें न्यायिक स्थिति की मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थापित है, जबलपुर में स्थापित। हो कब की गई थी इसकी स्थापना, मध्य प्रदेश के गठन के साथ इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। और साथ ही साथ इस जो 1 नवंबर 1956 से पहले हाई कोर्ट था वह कहाँ पर स्थापित था, नागपुर में स्थापित था। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो भवन है उसका जो निर्माण कराया है, जो वास्तुकार है उनका नाम है हेनरी इरविन। तो ये भी आपको याद रखना, हेनरी इरविन के द्वारा क्या बनाया गया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन का डिजाइन या वास्तुकार जो थे वो कौन थे, हेनरी इरविन थे। और जो खंडपीठ स्थापित की गई हैं हाई कोर्ट की वो 2 हैं। वो कहाँ कहाँ पर स्थापित है ये भी आपको याद रखना है, एक हमारी इंदौर में, एक हमारी है ग्वालियर में। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि 1968 में स्थापित की गई थी, 1968 में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीसरी जो खंडपीठ है वो प्रस्तावित है भोपाल में। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की जो तीसरी खंडपीठ है वो कहाँ पर प्रस्तावित है, भोपाल में प्रस्तावित है। जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, जो हाई कोर्ट का निर्माण कराया गया था वो गोकुलदास के सहयोग से किया गया था। अगर हम कुछ करंट की बातों की बात करें तो समाचार पन्नों से लिया गया है कि मध्य प्रदेश का इंदौर देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है जो मध्य प्रदेश है वह वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है 2021 के समाचार पन्नों से इसको लिया गया है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मध्य प्रदेश की हम देखेंगे राजनीतिक स्थिति। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को हम किस हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो हम 3 रूप से पढ़ेंगे, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो अविभाजित भारत की बात करेंगे हम, सॉरी अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करेंगे। साथ ही साथ वर्तमान की बात करेंगे, फिर इसमें भी इस 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे और राज्यसभा को भी 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे। तो अगर हम बात करें अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें थी वो 320 थी और वर्तमान में 230 हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की हम बात करें तो लोकसभा की सीटें 40 थी और वर्तमान में कितनी है, 29 हैं। और अगर हम अविभाजित राज्यसभा की बात करें तो 16 सीटें थी और वर्तमान में 11 सीटें हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ विधानसभा की जो आरक्षित सीटें हैं तो वो एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं व एससी के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। और लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 6 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए और 4 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे 104वें संविधान संशोधन जो अभी वर्तमान में हुआ था, 104वां संविधान संशोधन 2019 में, इसके तहत जो एक एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीट थी जिसका प्रावधान दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखना है आपको कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 के जो एंग्लो इंडियन समुदाय मनोनीत होना था उसको क्या किया गया है, आरक्षित सीट को समाप्त कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कौन से संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीट को समाप्त किया गया, यह प्रावधान को समाप्त किया गया। तो याद रखना 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2019 में हुआ था। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी की तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो पहला कौन सा है, तो पहला हमारा राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। और
अगर हम विभाजन के पूर्व की बात करें, जो हमारा पुनर्गठन हुआ था, उसके पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, मतलब 2000 के पहले। अन्य जानकारी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 308,252। ये भी आपको याद रखना है। कितना है? 308,252 जो है हमारा मध्य प्रदेश का क्या है? क्षेत्रफल है। अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये याद रखना है आपको, छिंदवाड़ा हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और छोटे जिले की बात करेंगे तो निवाड़ी है। और अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में हमारा विवाद चलता है, वो विवाद किरार घाटी के कारण चलता है, जो कि हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है किरार घाटी किस किस के मध्य विवादित है, तो एमपी और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवादित है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में हमें अंतर देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं कई बुक्स में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल बताया जाता है वो 308,245 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है, जो कि किरार घाटी के कारण घट और बढ़ जाता है। अगर हम जनसंख्या की बात करें मध्य प्रदेश में, तो जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 7.26 करोड़ जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिले की अगर हम बात करेंगे तो वह इंदौर है, और न्यूनतम जनसंख्या वाले की बात करेंगे तो वह हमारा निवाड़ी है, जो कि हमारा 52वां जिला है, जो 1 अक्टूबर को 2019 को क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था, और टीकमगढ़ से इसको अलग किया गया था, जो हम गठन के अंतर्गत देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हरदा है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में क्या है भाई, निवाड़ी है। तो अब हम साक्षरता की बात करें, मध्य प्रदेश की साक्षरता, तो साक्षरता दर हमारे मध्य प्रदेश के 69.35% साक्षरता दर है। और सबसे अधिक साक्षर जिला हमारा जबलपुर है 81%, और न्यूनतम साक्षरता दर है अलीराजपुर 36%। ये भी आपको याद रखना है। लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में लिंगानुपात 931 है। याद रखना है आपको, 931 हमारा लिंगानुपात है वर्तमान में मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, जहाँ पे 1021 लिंगानुपात बताया गया है। और न्यूनतम बात करें हम तो भिंड है 837। साथ ही साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की और जनसंख्या वृद्धि की, तो जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला हमारा इंदौर है, जहाँ पे 32.9% की वृद्धि देखने को मिली है। इसी के साथ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला हमारा अनूपपुर है, जहाँ पे 12.3% का जनसंख्या वृद्धि की दर प्राप्त होती है। अगर जनसंख्या घनत्व की हम बात करेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है हमारा 236 वर्ग किलोमीटर, 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, आपको याद रखना प्रति व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में सब जनघनत्व जो है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और अधिकतम जनघनत्व वाला जिला हमारा भोपाल है, और न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो वह डिंडोरी है। अगर हम मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था आर्थिक स्थिति के अंतर्गत हम देखेंगे मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में। तो कृषि में और खनिज के बारे में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। मध्य प्रदेश की नहीं, अब तो भारत की भी कृषि प्रधान ही अर्थव्यवस्था। साथ ही साथ दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, तो अग्रणी है हमारा मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 20 प्रकार के खनिज हमारे मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं, जिसमें से हीरा, मैंगनीज और तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है, प्रथम स्थान पर है देश में। और गेरू उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम स्वच्छता की बात करें तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता में लगातार 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है, और यह लगातार 6 वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। अगर हम बात करें फसल की, तो फसल में सबसे ज़्यादा फसल जो है मध्य प्रदेश में उत्पादित होती है वह दलहनी फसल होती है। इसके बाद खाद्यान्न के लिए फसलें उत्पादित होती हैं, और फिर होती हैं तिलहन फसलें। तो सबसे ज़्यादा फसल होती है दलहन, फिर खाद्यान्न, फिर तिलहन। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश काय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। बाकी इसको विस्तृत से हम देखने के लिए जो इसका जब चैप्टर पढ़ेंगे खनिज व फसलें और कृषि, उसके अंतर्गत देखेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है।
मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कल एक फिर से मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। तो हम जल्द से जल्द ट्राई करेंगे ये परीक्षा धाम हमारी जो बुक है वह हम पटवारी के एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट कर लें। साथ ही साथ MPPSC का भी एग्ज़ाम आने वाला है 21 मई को, तो उसके पहले आपको मैं अधिक से अधिक मटेरियल देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर क्विज़ देना चाहते हो, हाँ, और जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उसकी जो क्विज़ रहेगी वह चैनल पर डल जाएगी लेक्चर के बाद, तो आप वो क्विज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्विज़ देना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका नाम है सक्सेस पॉइंट वे टू सक्सेस। जाएं, फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू।